हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल स्टडी यानी जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन का पूरा गेम बदल सकता है। सच्चाई ये है कि अगर आप जीएस में 70 to 80% तक स्कोर कर लेते हो तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जीएस में एवरेज रह जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे 40-50 के बीच में ही अटक जाते हैं और ऑनेस्टली कहूँ तो कई बार तो इतने भी मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हम सब सिलेबस तो पढ़ लेते हैं एक बार दो बार, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। लास्ट टाइम पर हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल कर पढ़ने लग जाते हैं और अंदर से कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो लगता है यार पढ़ा तो था लेकिन रिवाइज नहीं हुआ, और वही जीएस हमारा स्कोर गिरा देता है। लेकिन अब ये स्टोरी फ्रेंड्स बदलने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूट्यूब पर अब तक की सबसे बेस्ट जीएस सीरीज AK47 सीरीज। AK47 नाम से आप समझ सकते हैं, AK यहाँ पर मेरा नाम हो गया, 47 यानी जीएस के वो 47 टॉपिक्स जिन्हें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जीएस में 60 to 70% मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाते हैं। अगर इसमें करंट अफेयर भी जोड़ दें तो सिलेक्शन बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। इस सीरीज में फ्रेंड्स मैं आपके लिए 47 ऐसे जीएस के टॉपिक लेकर आने वाला हूँ जिसका एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। लगातार एग्जामिनर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ऐसे मैंने 47 टॉपिक निकाले हैं जीएस के जो आपको कंप्लीट करना ही है। हर लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से थ्योरी वाइज प्रॉपर समझाऊंगा, सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा एंड हम कॉन्सेप्ट से भी चीज़ों को समझने वाले हैं। इतना ही नहीं, हर टॉपिक के साथ मैं आपको 40 से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से होंगे और कुछ स्पेशली मैंने डिज़ाइन करे हैं एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी यहाँ पर, बल्कि एग्जाम लेवल प्रैक्टिस भी साथ साथ होगी। और अगर आपने थ्योरी अच्छे से देखी समझी तो बिलीव मी सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। एग्जाम में जीएस आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। और हाँ, इस AK47 सीरीज की सारी पीडीएफ्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आपको एक स्पेशल पैकेज में मिलेंगे। AK47 सीरीज के नाम से पैकेज बना रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर लेना। या फिर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे जाओगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला आपको फोल्डर दिखेगा, उसमें ऑप्शन दे रखा है। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस पूरी सीरीज को प्रॉपर एकदम फॉलो करिएगा। जितनी बार चाहें आप उतनी बार इन लेक्चर को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तब आपके दिमाग में, आपके मन में यही बात चलेगी कि ये वही तो टॉपिक है जो मैंने AK47 सीरीज से कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वो जर्नी जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल देगी। वेलकम टू AK47 जीएस सीरीज। आज हम पहले लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर देखेंगे, वो चाहे SSC की एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो या फिर PCS एग्ज़ाम हो, आपको इस टॉपिक से हर साल तकरीबन 20 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल एग्जाम में अगर हम देखें इस टॉपिक का वेटेज, तो ये नंबर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल राइट के बारे में सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि सिर्फ आर्टिकल 12 से लेकर 35 को रट लेते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 को रट लेते हैं। लेकिन ये तरीका काम नहीं करता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आर्टिकल को याद करके आप क्वेश्चन सही कर देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। फंडामेंटल राइट्स जैसा जो टॉपिक है सिर्फ रटने से नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी से समझा जाता है। कोई भी राइट्स हवा में नहीं बनता, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक वजह होती है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो एग्जाम में आने वाली मुश्किल सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की, वो बहुत ही अलग तरीके से स्टडी करेंगे और आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये डायनामिक है, यानी समय के साथ बदलते रहते हैं। इन्हें डायनामिक बनाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कहा जाता है, क्योंकि वही इनकी रक्षा करता है। आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। जिस देश में देखिए फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, वहां से डेमोक्रेसी गायब हो जाती है। ये दोनों आपस में पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से इन राइट्स में नए नए बदलाव लाता रहता है। क्लियर? जैसे कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में कोर्ट ने समय के साथ बहुत से नए नियम जोड़ दिए, राइट्स जोड़ दिए, जैसे कि क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार या फिर प्राइवेसी का अधिकार,
इसी तरीके से राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 जो है उसमें भी रिजर्वेशन जैसे मुद्दे पर लगातार बहस और बदलाव होते रहते हैं। जब तक हम इन सभी केसेस और बदलावों को नहीं समझेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को इसी नई अप्रोच के साथ शुरू करते हैं। देखिए, एक जमाना था जब एक गांव में हर कोई अपनी मर्जी से रहता था, कोई भी नियम नहीं था। ताकतवर लोग कमजोर लोगों की चीजें छीन लेते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन गांव के कुछ समझदार लोगों ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। तो सबने मिलकर एक मीटिंग की और कुछ ऐसे नियम बनाए जो गांव के हर इंसान की इज्जत और आज़ादी की हिफाजत कर सके। ये नियम क्या थे? हर इंसान को अपनी बात कहने का हक होगा, कोई भी किसी से उसकी जमीन या फिर घर नहीं छीन सकता, सबको बराबर समझा जाएगा। तो ये कुछ नियम बनाए। इन नियमों को गांव के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में लिखा गया और इन्हें नाम दिया गया फंडामेंटल रूल्स। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमारे देश में भी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार आए हैं। ये कोई एक दिन में नहीं बने, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। अब हम इस बैकग्राउंड पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की मांग ये भी एक बहुत ही लंबी लड़ाई थी। जब हमारा देश ब्रिटिश शासन का गुलाम था तब हमारे पास कोई राइट नहीं था, हम अपनी बात भी नहीं कह सकते थे। इसी वजह से हमारे नेताओं ने बार बार सरकार से हमारे राइट्स की मांग की। ये एक लंबी लड़ाई थी जो कि किस तरीके से चली कि 1895 में सबसे पहले एक संविधान विधेयक आया। यह हमारे राइट्स के लिए एक तरह से पहली अर्जी थी। इसमें पहली बार कुछ बेसिक राइट्स की मांग की गई। फिर 1925 में एक बहुत ही ब्रेव लेडी एनी बेसेंट ने खुलकर और जोरदार आवाज में कहा, हमें फंडामेंटल राइट चाहिए। यह पहली बार था जब किसी ने मौखिक रूप से इसकी मांग की थी। एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज। फिर आगे चलकर कुछ सालों बाद 1928 आया और तब एक बड़े नेता मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में इन अधिकारों को लिख कर दिया। यह पहली बार था जब ये राइट्स लिखित में पेश किए गए थे। यह भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को पहली बार लिखित में कब पेश किया गया था? तो वो नेहरू रिपोर्ट में पेश किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें 1928 में। मौखिक रूप से पूछे तो एनी बेसेंट। मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका नाम ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाने का सुझाव दिया था जिसमें मौलिक अधिकारों को पहली बार लिखित रूप में शामिल किया गया था ताकि हर नागरिक को ये अधिकार मिल सके। ये सब संघर्ष बताता है कि हमारे लिए राइट्स कितने जरूरी हैं। आखिरकार जब हमारा देश आजाद हुआ कुछ समय बाद और हमारा संविधान बना तो इन राइट्स को उसमें शामिल किया गया। ये अधिकार जो है राइट्स हमारे संविधान के पार्ट 3 में है, भाग 3 में, और इन्हें यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। शुरुआत में फ्रेंड्स हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में एक राइट को हटा दिया गया। इसको भी समझते हैं, इसे क्यों हटा दिया गया और इसमें क्या था। देखिए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक समय की बात है, एक गांव में सरकार को एक बहुत ही जरूरी हाईवे बनाना था जिससे लाखों लोगों को फायदा हो सके। लेकिन उस हाईवे के रास्ते में कुछ लोगों के खेत और घर आ रहे थे। उन दिनों राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। इसका मतलब था कि कोई भी इंसान यह कहकर कोर्ट जा सकता था कि यह मेरी जमीन है और इसे लेना मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इस वजह से सरकार को बहुत मुश्किल होती थी और डेवलपमेंट के काम रुक जाते थे। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए 1978 में, ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दो भैया। अब ये एक लीगल राइट होगा, जिसका मतलब है कि सरकार आपकी जमीन ले सकती है, लेकिन आपको उसका सही मुआवजा जो है, कंपनसेशन, वो देना होगा। ये अब आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर एक लीगल राइट इसे बना दिया गया। किसे? राइट टू प्रॉपर्टी को। समझ में आया आपको? तो यहां तक क्लियर हो गया। देखिए, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि जीएस सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कभी हिस्ट्री वीक लगती है, कभी पॉलिटी टफ लगती है, कभी इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है। तो फ्रेंड्स, इसका एक सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में। इसमें न सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बल्कि जहां ज़रूरत है वहां पर ट्रिक, इमेजिनेशन, इसका भी यूज़ किया है ताकि आपकी जो पढ़ाई हो वो इंटरेस्टिंग लगे आपको।
इसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड करंट अफेयर तक के भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिक्स रखी है, कॉन्सेप्ट से पढ़ाए हमने यहाँ पर, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ाए, और जहाँ पर ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको याद रखना डिफिकल्ट होता है तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। मतलब एक तरह से आपके लिए ये कंप्लीट जीएस का सॉल्यूशन है। और अच्छी बात यह है कि ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। एग्जाम से पहले जैसे आपको लगता है कि 4-5 महीने बचें, तो 5 महीने की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को मात्र 500 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको लंबे समय के लिए चाहिए तो 2 साल की वैलिडिटी के लिए आप इस कोर्स को मात्र 999 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। साथ ही आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको सेक्शन दिखेगा, जिसमें आप कोर्स बाय अक्षय सर वाले फोल्डर में जाएंगे, वहाँ जाके आप एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप जीएस को स्मार्ट तरीके से कॉन्सेप्चुअल ट्रिक दोनों के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एकदम बिल्कुल सही रहेगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है तो इसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, इनका गार्जियन कौन होगा। तो फ्रेंड्स सोचो, अगर आपके पास कुछ बहुत ही कीमती चीज़ हो तो आप उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करोगे? आप एक ताला लगाओगे और एक गार्जियन रखोगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स भी इतने ही कीमती हैं। मान लो आपके घर में एक सुपर हीरो है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी चाहे, वो सरकार हो या फिर कोई और, आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तब आप सीधे इस सुपर हीरो के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और यह इंश्योर करेगा कि आपको न्याय मिले। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकारों का संरक्षक और गार्जियन कहा जाता है। समझ में आया आपको? फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक गार्जियन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। अब एक और चीज समझते हैं कि देश में मान लो कि बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, जैसे कि जंग छिड़ गई हो। ऐसे हालात में हमारे प्रेसिडेंट जो है कुछ समय के लिए आपके कुछ अधिकारों को रोक सकते हैं ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। लेकिन 2 अधिकार ऐसे होते हैं जो कोई छीन ही नहीं सकता, चाहे हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो जाए। ये कौन कौन से हैं? ये है आर्टिकल 20 का अपराधों से सुरक्षा और आर्टिकल 21 का जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध क्राइम करता है तो उसे पनिशमेंट तभी मिलेगी जब उसका अपराध साबित हो। इमरजेंसी के समय भी बिना सबूत के सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब है कि इमरजेंसी में भी किसी की लाइफ बेवजह नहीं ली जा सकती। हर व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है और यह हर हाल में सुरक्षित रहता है। तो ये 2 अधिकार ऐसे हैं जो कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो। अब हम फ्रेंड्स एक एक करके इन राइट्स को देखते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा कहानी के माध्यम से समझाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल आसानी से आपके पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 14 से 18 तक ये अधिकार एक तरह से एक स्कूल के रूल जैसा है, जहां पर सब बच्चों को टीचर बराबर समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इसमें सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 14। इमेजिन करो, स्कूल में एक नियम है, नो फेवरेटिज्म। चाहे कोई बच्चा अमीर हो या फिर गरीब, टीचर की नज़र में सब बराबर है। यही है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून सबके लिए एक जैसा है। इसी से जुड़ा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस। इस केस की कहानी को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है मेनका। मेनका के पास उसका पासपोर्ट है जो उसे विदेश यात्रा करने की इजाजत देता है। एक दिन सरकार ने मेनका को बिना कोई कारण बताए या बिना कोई सुनवाई का मौका दिए उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। मेनका को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सरकार ने बिना वजह उसकी विदेश यात्रा करने की आज़ादी छीन ली। उसने सोचा, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? क्या किसी भी आदमी को बिना वजह परेशान किया जा सकता है? यही सोचकर मेनका ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले को चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, रूल ऑफ लॉ। कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ यह नहीं कहता कि कानून के सामने सब बराबर हैं, आर्टिकल 14, बल्कि यह भी कहता है कि सरकार को कोई भी काम मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रूल ऑफ फेयरनेस की भी बात कही गई। इसका मतलब है कि सरकार को हर काम लॉजिकल और फेयर तरीके से करना चाहिए।
अगर सरकार किसी व्यक्ति का कोई अधिकार छीनती है तो उसे एक उचित कारण, वैलिड रीजन और फेयर प्रोसीजर बतानी होगी। सरकार को उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका भी देना होगा। इस तरीके से मेनका गांधी केस ने यह साबित कर दिया कि आर्टिकल 14 सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं करता, बल्कि यह भी इंश्योर करता है कि सरकार अपने फैसलों में सही और निष्पक्ष रहे। यह एक तरह से सरकार की ताकत पर एक लगाम भी है, ताकि वह किसी भी नागरिक के साथ मनमाना व्यवहार न कर सके। तो यह आर्टिकल 14 आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आया होगा। इसके पीछे का जो केस है उस केस को भी हमने अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में अगला जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 15। स्कूल वाली हमारी जो स्टोरी चल रही है उसी को कंटिन्यू रखेंगे हम। ओके, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, स्कूल में कोई बच्चा किसी को उसकी कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर की वजह से बुली नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो टीचर उसे डांटते हैं। यही प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। पर जब स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन केस आया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 हुआ, जिसमें सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस बनाने की शक्ति दी गई। यहाँ पर हम चंपाकम दोराईराजन केस 1951 की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सोचिए कि एक लड़की है जिसका नाम है चंपाकम। चंपाकम बहुत ही होशियार थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। उस समय मद्रास राज्य में एक रूल था कि कॉलेज की सीटों को अलग अलग धर्मों और जातियों के हिसाब से बांटा जाएगा। इस नियम की वजह से चंपाकम को उसकी काबिलियत के बावजूद एडमिशन नहीं मिल पाया। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उसके धर्म या जाति की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। यही सोचकर चंपाकम ने कोर्ट में जाकर इस रूल को चैलेंज किया। उसने तर्क दिया कि यह रूल संविधान के आर्टिकल 15 के खिलाफ है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, और यह आर्टिकल 29(2) के खिलाफ भी है, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम की बात सही मानी और कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वह किसी भी रिलीजन, कास्ट या फिर रेस का हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव नहीं कर सकती। कोर्ट ने भी यह साफ किया कि अगर सरकार का कोई भी रूल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वह गलत माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। इस फैसले के बाद सरकार को लगा कि अगर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं होगा तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी समस्या को ठीक करने के लिए सरकार ने 1951 में संविधान में पहला बड़ा बदलाव किया, अमेंडमेंट किया। इस बदलाव के तहत संविधान में एक नया रूल जोड़ा गया। ये रूल सरकार को ये पावर देता है कि वह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ खास रूल बना सकती हैं। इस तरह सरकार को रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज लागू करने का अधिकार मिला, ताकि समाज में इक्वालिटी लाई जा सके। तो इस तरीके चंपाकम दोराईराजन केस ने हमें यह सिखाया कि समाज में इक्वालिटी लाने के लिए संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये था आर्टिकल 15। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब किसी टीम में जगह खाली हो तो सबको अपनी काबिलियत, एबिलिटी साबित करने का मौका मिलेगा। यही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। इसमें इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस देखने को मिलता है, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस कहानी को पूरा समझते हैं केस की। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। सोचिए, एक गांव है जहां पर कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए और कुछ लोग पीछे रह गए। जो लोग पीछे रह गए उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने यह तय किया कि उन्हें सरकारी नौकरियों में थोड़ी मदद दी जाएगी, ताकि उन्हें भी बराबरी का मौका मिल सके। इसी सोच के साथ 1979 में सरकार ने एक कमीशन बनाया, जिसे हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन ने रिपोर्ट दी कि पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। जब सरकार ने यह फैसला लागू किया तो देश में बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि यह भेदभाव है, क्योंकि इससे मेरिट की अनदेखी होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इस केस को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 केस कहा जाता है और यह भारतीय इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट फैसलों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना बिल्कुल सही है,
लेकिन कोर्ट ने कुछ जरूरी शर्तें भी यहाँ पर रखी हैं ताकि यह सिस्टम सही तरीके से काम करे। कोर्ट ने लिमिट रखी है, सभी रिजर्वेशन मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये रूल आज भी लागू है। दूसरा, क्रीमी लेयर। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो सच में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उन्हें रिजर्वेशन से बाहर रखना चाहिए। उन्हें कोर्ट ने क्रीमी लेयर कहा है। इस तरीके से मंडल कमीशन केस ने रिजर्वेशन की नीति को कानूनी आधार दिया और यह पक्का किया कि इसका असली फायदा उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये था आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इमेजिन करो, अगर कोई बच्चा यह कहे कि मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा क्योंकि वह किसी और कम्युनिटी से है, तो यह बहुत ही गलत होगा। यही अनटचेबिलिटी है जिसे हमारा संविधान खत्म करता है। इसे और मजबूत करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बनाया गया। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 की थोड़ी कहानी समझते हैं। इमेजिन करिए कि हमारे संविधान के आर्टिकल 17 ने कह दिया कि अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म है, लेकिन सिर्फ कह देने से यह बुराई जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। गाँव में कुछ लोग अभी भी ऐसा करते थे और उन्हें कोई रोक नहीं पाता था। इसी समस्या को ठीक करने के लिए सरकार ने एक सख्त लॉ बनाया। इस कानून का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस कानून का मकसद क्या था? यह कानून एक तरह से आर्टिकल 17 को पावर देने के लिए था। इसने अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस यानी अपराध घोषित कर दिया। कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का पालन करता है या उसे बढ़ावा देता है तो उसे सख्त पनिशमेंट मिलेगी। इसमें जेल और फाइन दोनों शामिल थे। इस तरीके से इस कानून ने यह इंश्योर किया कि आर्टिकल 17 सिर्फ एक नियम न रहे बल्कि एक ऐसा कानून बने जिसे तोड़ने पर सजा हो। इसने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई को और भी मजबूत बना दिया। तो आर्टिकल 17 किस बारे में है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करने, उसे अपराध घोषित करने की बात करता है। हो गया क्लियर आपको? नेक्स्ट आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इमेजिन करो, स्कूल में अगर किसी बच्चे को राजा या महाराजा जैसे टाइटल दी जाए और बाकियों को कम समझा जाए तो बराबरी नहीं रहेगी। लेकिन संविधान कहता है कि सबको बराबर समझा जाएगा। यही अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, यानी सरकार या समाज किसी भी नागरिक को ऐसी उपाधि नहीं देगा जिससे बराबरी का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल, वो टूटे। तो आर्टिकल 18 किस बारे में है? आर्टिकल 18 टाइटल यानी उपाधियों को खत्म करने और बराबरी बनाए रखने की बात करता है। तो ये हमने फ्रेंड्स राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक अच्छे से डिटेल में कहानी के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से समझा है। एग्जाम में इन्हीं केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बताते चल रहा हूँ। आगे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे फंडामेंटल राइट की, जो कि है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, 19 to 22। यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से फोकस होकर समझिएगा। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो यह अधिकार हमें असली आज़ादी देता है ताकि हम एक बंद पिंजरे में न रहें और खुलकर अपनी जिंदगी जी सकें। इसमें सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। यह एक तरह से आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है जहां आप अपनी राय रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसी से जुड़ा है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में जिसमें कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर सरकार के खिलाफ कुछ कहने पर कोई आपको तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 केस की कहानी को थोड़ा समझते हैं। सोचिए, आज के समय में हम सब अपनी बात सोशल मीडिया पर कहते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की ने मुंबई बंद को लेकर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि पुलिस ने एक कानून आईटी एक्ट का सेक्शन 66A का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद एक और लड़की श्रेया सिंघल ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसने कहा कि यह कानून सही नहीं है क्योंकि यह लोगों को इंटरनेट पर अपनी राय रखने से रोकता है। यह हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल की बात मानी और उस सेक्शन 66A को पूरी तरीके से हटा दिया। कोर्ट ने कहा, सरकार किसी भी इंसान को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसने इंटरनेट पर कुछ कहा है जो सरकार को पसंद नहीं आया।
फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, भले ही कुछ लोगों को वो बात पसंद ना आए। इस तरह श्रेया सिंगल केस ने हमारे इंटरनेट पर बोलने की आज़ादी को एक मजबूत कानूनी कवच दिया। अब कोई भी व्यक्ति बेझिझक अपनी राय ऑनलाइन रख सकता है, जब तक कि वह किसी को भड़काऊ या फिर आपत्तिजनक बातें न कह रहा हो। ये था आर्टिकल 19। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसका मतलब है अगर किसी पर इल्ज़ाम लगे तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। सिर्फ इल्ज़ाम लगने से वह अपराधी नहीं घोषित हो जाता जब तक वह साबित न हो जाए। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसके अलावा एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। डबल जेपर्डी, यह आर्टिकल 20 बोलता है। आर्टिकल 21 आता है इसके बाद, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह सबसे ज़रूरी अधिकार है। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी जीना है। सोचिए, आर्टिकल 21 कहता है हर किसी को राइट टू लाइफ है, पर क्या इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार समझाया है कि जीवन का अधिकार का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। 3 केस हमको देखने को मिलते हैं। मेनका गांधी केस 1978। इसमें कोर्ट ने कहा जीने का मतलब सिर्फ शारीरिक जीवन, फिजिकल लाइफ नहीं है, बल्कि यह एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ। मतलब सरकार को अपने फैसलों में फेयर प्रोसीजर अपनाना होगा और किसी की आज़ादी बेवजह नहीं छीनी जा सकती। दूसरा है MC मेहता केस 1986। कोर्ट ने कहा एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन के लिए क्लीन एनवायरनमेंट बहुत ही जरूरी है, इसलिए राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तीसरा है KS पुट्टास्वामी केस 2017। इस केस में कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी जिंदगी में बिना वजह कोई दखल नहीं कर सकता, न सरकार और न कोई और। यानी आर्टिकल 21 सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और फ्रीडम विद डिग्निटी के बारे में है। तो हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबसे जरूरी अधिकार है। क्लियर? लेकिन जीवन का अधिकार तभी मीनिंगफुल है जब हर बच्चे को शिक्षा मिले। इसी सोच के साथ 2002 में सरकार ने एक आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 21A। यह है राइट टू एजुकेशन। तो अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A ये एक नया नियम है जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, ताकि कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए जोड़ा गया था। सोचिए, पहले हमारे संविधान में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कोई सीधा अधिकार नहीं था। शिक्षा को एक अच्छी बात माना जाता था, लेकिन यह हर बच्चे का हक नहीं था। यह बात सरकार को सही नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। इसीलिए 2002 में सरकार ने संविधान में एक बड़ा बदलाव किया, जिसे 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कहा गया। बदलाव क्या था? इस बदलाव के तहत एक नया आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा गया। इसने साफ कह दिया कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक कानूनी हक बन गया। इस संशोधन से यह इंश्योर हुआ कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित न रहे क्योंकि उसके माता पिता उसे स्कूल नहीं भेज सकते। ये एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी बन गई कि वह हर बच्चे को शिक्षा का मौका दे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 21A से। नेक्स्ट आता है, देखिए इसी कड़ी में आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। गिरफ्तारी और निरोध के मामले में सुरक्षा। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वो मनमानी नहीं कर सकती। अरेस्ट किए गए व्यक्ति को कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि पुलिस को अरेस्ट करने का कारण बताना होगा। बिना वजह किसी को पकड़ना इलीगल है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती। वकील का अधिकार मिला है। अरेस्टेड व्यक्ति अपने चॉइस का लॉयर रखने का हक रखता है। एंड चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। सरकार किसी व्यक्ति को आगे ट्रबल करने से रोकने के लिए भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इसकी लिमिट तय है सामान्य स्थिति में 3 महीने तक। इससे ज़्यादा करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती है। तो आर्टिकल 22 हमें यह सुरक्षा देता है कि अरेस्ट होने पर भी हमारे कुछ राइट सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमने राइट टू फ्रीडम को डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं अब तीसरे फंडामेंटल राइट की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। सोचिए, अगर किसी को जबरदस्ती काम करवाया जाए या किसी इंसान को खरीदा बेचा जाए, इसे स्लेवरी कहते हैं,
तो ये बहुत ही गलत है। आर्टिकल 23 जो है ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छा केस देखने को मिलता है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। देखिए, इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मजदूर को उसका पूरा पैसा नहीं दिया जाता तो वह भी एक तरीके की फोर्स्ड लेबर है। इस केस की कहानी को समझते हैं। 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों की तैयारी चल रही थी। बहुत से मजदूर स्टेडियम और अन्य इमारतें जो है वो बना रहे थे। उनसे काम तो करवाया जा रहा था, लेकिन उनका पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा था। जब कुछ सामाजिक संगठनों ने यह देखा तो उन्हें लगा कि यह गलत है। उन्होंने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया और कहा कि मजदूरों को उनका पूरा पैसा नहीं देना एक तरीके की जबरदस्ती मजदूरी है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 23 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? कोर्ट ने उनकी बातें सुनी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा सिर्फ बिना पैसे काम करवाना ही जबरदस्ती नहीं है, बल्कि मजदूरों को उनका पूरा पैसा न देना भी एक तरीके की जबरदस्ती मजदूरी होती है, फोर्स लेबर होती है। अगर किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ या उसे दिए गए वादे से कम पैसे पर काम कराने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह शोषण है और अनुच्छेद आर्टिकल 23 के खिलाफ है। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि आर्टिकल 23 सिर्फ गुलामी या फिर बंधुआ मजदूरों को ही नहीं रोकता, बल्कि यह भी इंश्योर करता है कि हर मजदूर को उसके काम का सही दाम मिले। इस तरीके से कोर्ट ने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की और उनके शोषण को रोका है। तो यह आर्टिकल 23 था। आर्टिकल 24 की बात करते हैं। इसमें आता है हमारा, जो कि चाइल्ड लेबर की बात करता है, बाल श्रम पर रोक की। यह आर्टिकल साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हैजर्ड्स वर्क, खतरनाक काम जैसे फैक्ट्री, खदान या पटाखा उद्योग में काम नहीं कराया जा सकता। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 केस में कोर्ट ने बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस केस पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए, एक जगह पर बच्चों से पटाखे बनाने का खतरनाक काम कराया जा रहा था। वे बच्चे बहुत छोटे थे। यह काम उनकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक था। जब एक वकील MC मेहता ने देखा तो उन्हें लगा कि यह गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया और कहा कि बच्चों से ऐसे खतरनाक काम करवाना हमारे संविधान के आर्टिकल 24 के खिलाफ है। तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट ने MC मेहता की बात सुनी और एक बहुत ही कड़ा फैसला दिया। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे सजा मिलेगी और सरकार को उन बच्चों के लिए कंपेंसेशन, मुआवजा देना होगा। इस फैसले के बाद सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए कई नए नियम बनाए और यह इंश्योर किया कि आर्टिकल 24 को सख्ती से लागू किया जाए। इस केस ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये हमने आर्टिकल 23-24 मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को डिस्कस किया, शोषण के खिलाफ अधिकार को। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे हमारे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए कि हमारा देश एक बहुत बड़ा और कलरफुल बगीचा है जहाँ पर अलग अलग तरीके के फूल खिलते हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और ये अधिकार हमें अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसे अपनाने की पूरी आज़ादी देता है। यह अधिकार पक्का करता है कि कोई भी आपसे यह नहीं कह सकता कि आपको कौन सा धर्म मानना है या फिर कौन सा नहीं। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और यह अधिकार हमें अपनी पसंद के धर्म को मानने की आज़ादी देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फेयर प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन। देखिए, आर्टिकल 25 कहता है कि हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को अपनाए, उसका पालन करे और उसका प्रचार करे। शिरलूर मठ केस 1954 में कोर्ट ने कहा कि सरकार धार्मिक मामलों में तब तक दखल नहीं देगी जब तक कि वो पब्लिक ऑर्डर या फिर मोरालिटी के खिलाफ न हो। शिरलूर मठ केस 1954 की कहानी समझते हैं। हमारे देश में बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं और उन सबको चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। एक बार की बात है, एक मठ के प्रबंधक मैनेजमेंट को लेकर कुछ सवाल उठे। सरकार ने उस मठ को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए, लेकिन मठ के प्रमुख को लगा कि सरकार उनके धार्मिक मामलों में बेवजह दखल दे रही है। उन्होंने यह मामला कोर्ट में उठाया, कहा कि यह हमारे आर्टिकल 26 के खिलाफ है, जो कि हर धार्मिक समूह को अपने मामलों को खुद मैनेज करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है। कोर्ट ने कहा,
धर्म को चलाने के दो हिस्से होते हैं, एक जो पूरी तरीके से धार्मिक है जैसे कि पूजा पाठ का तरीका, और दूसरा जो सेक्युलर है जैसे पैसे का हिसाब किताब या मठ की जमीन। कोर्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ उन मामलों में दखल दे सकती है जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर हेल्थ से जुड़े हो। अगर कोई मामला पूरी तरीके से धार्मिक है तो सरकार उसमें दखल नहीं देगी। इस केस ने यह साफ कर दिया कि भारत में धार्मिक संस्थानों को अपने धार्मिक मामलों को चलाने की आज़ादी है, लेकिन यह आज़ादी पूरी तरीके से बिना रोक टोक के नहीं है। सरकार तभी दखल दे सकती है जब मामला कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ने वाला हो। क्लियर हुआ आपको? यह था आर्टिकल 25। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब है हर धार्मिक संस्था या फिर समूह अपने धार्मिक काम खुद मैनेज कर सकता है। जैसे मंदिर का संचालन कैसे होगा, मस्जिद या गुरुद्वारे में कौन से रीति रिवाज होंगे, यह सब वही संस्था तय करेगी। सरकार इसमें दखल नहीं देगी। हाँ, अगर कोई एक्टिविटी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या फिर हेल्थ के खिलाफ है तो सरकार रोक सकती है। यह आर्टिकल 26। आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब सरकार लोगों से टैक्स वसूल कर किसी खास धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती। मतलब सरकार का पैसा मंदिर, मस्जिद या चर्च को बढ़ावा देने में इस्तेमाल नहीं होगा। इसका असली मकसद यही है कि भारत को सेक्युलर स्टेट बनाए रखना, यानी सरकार और धर्म दोनों को अलग रखना। एंड लास्ट में आता है आर्टिकल 28, फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सरकारी स्कूलों या फिर सरकार से फंड मिलने वाले स्कूलों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, धार्मिक शिक्षा, वो नहीं दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट या फिर कम्युनिटी स्कूल्स हैं तो वो चाहे तो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 28। तो ये हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं पांचवें हमारे फंडामेंटल राइट की, जो कि है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30। यहाँ पर फ्रेंड्स इमेजिन करिए कि भारत एक बड़ा सा रेनबो है जिसमें अलग अलग रंग है। हर रंग एक अलग भाषा, संस्कृति और परंपरा को दिखाता है। कुछ ग्रुप्स बड़े हैं तो कुछ छोटे। इन छोटे ग्रुप्स को हम माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक कहते हैं। बेसिकली इन आर्टिकल्स का मकसद यही है कि कोई भी ग्रुप अपनी पहचान, आइडेंटिटी और कल्चर न खोए। इसमें आर्टिकल 29 की सबसे पहले बात करें तो ये जुड़ा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये आर्टिकल कहता है कि अगर आप किसी खास लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपको उसे बचाने और आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। एंड आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू रन देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। माइनॉरिटीज को अपने स्कूल और कॉलेज बनाने और चलाने का हक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक माइनॉरिटी ग्रुप अगर चाहे तो अपने बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बना सकता है जहां उसकी भाषा और कल्चर भी पढ़ाया जाए। तो ये है आर्टिकल 30। दोनों आर्टिकल जो हैं ये इंश्योर करते हैं कि हमारे देश की डाइवर्सिटी बनी रहे और कोई भी कल्चर ग्रुप अपनी पहचान न खोए। तो ये हमने सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे छठे फंडामेंटल राइट की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है हमारा आर्टिकल 32। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आर्टिकल 30 तक तो हमने पढ़ा, उसके बाद आर्टिकल 32 आ गया, बीच का 31 कहाँ गया? तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था। पहले संविधान में आर्टिकल 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट माना गया था। फिर मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम बताई थी कि एग्जैक्टली में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा 1978। उसके तहत आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि लीगल राइट बना दिया गया है और अब आर्टिकल 300A में इसे रखा गया है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 पे आए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेंड्स इमेजिन करिए कि आपके पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक ऐसा सुपर पावर जो आपकी रक्षा करता है। अगर कोई आपके अधिकारों पर हमला करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही ताकत देता है आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, संविधान की आत्मा और हृदय। आर्टिकल 32 हमें 5 तरीके के पावरफुल ऑर्डर देता है, जिन्हें हम रीट्स कहते हैं। एक एक रीट्स को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। पहली रीट है हैबियस कॉर्पस, मतलब उसे सामने लाओ। मान लो कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना रीजन घर से उठा लेती है और उसके परिवार को नहीं बताती कि वह कहाँ है। अब परिवार कोर्ट में याचिका डाल सकता है कि उसे कोर्ट में पेश करो और बताओ क्यों पकड़ा है।
मतलब किसी भी इंसान को बिना कारण हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो ये हो गई पहली रेट, हैबियस कॉर्पस। दूसरी होती है मैंडेमस, अपना काम करो। यहाँ पर इमेजिन करो कोई सरकारी अफसर आपके कास्ट सर्टिफिकेट या स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन लेता है, लेकिन महीनों तक डिसीजन ही नहीं देता। अब आप कोर्ट में जाओगे और कहोगे इस अफसर को आदेश दो कि वह अपना काम पूरा करे। कौन से रेट यूज हुई? मैंडेमस। अगर कोई अथॉरिटी अपना कर्तव्य नहीं निभा रही तो कोर्ट उसे मजबूर करेगा कि वह एक्शन ले। तीसरी रेट आती है प्रोहिबिशन, रुको ये तुम्हारा काम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो कंज्यूमर फोरम जो है, जो सिर्फ कंज्यूमर कंप्लेंट देखता है, कोई मर्डर केस डिसाइड करने लगे। आप कोर्ट से कहोगे फोरम को रोको, ये उनकी पावर में नहीं है। मतलब कोर्ट किसी निचली अथॉरिटी को उसकी सीमा से बाहर का काम करने से रोकता है। चौथी रीट आती है यहाँ पर सर्टियोररी, मतलब गलत फैसला है तो ऊपर भेजो। मान लो कोई हाई कोर्ट गलत तरीके से किसी व्यक्ति को सजा दे देता है, जबकि केस में प्रॉपर हियरिंग ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को अपने पास बुलाकर कैंसिल कर सकता है। हाई कोर्ट निचली कोर्ट के गलत या फिर इलीगल फैसले को रद्द कर सकती है। एंड लास्ट आता है को वारंटो, इसको भी समझते हैं। इमेजिन करो कोई व्यक्ति वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसने प्रॉपर क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं की। अब कोई भी नागरिक कोर्ट से पूछ सकता है ये किस अधिकार से वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठे हैं। कोर्ट किसी व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किस कानूनी अधिकार से किसी पोस्ट पर बैठा है। तो ये 5 रीट हमने डिस्कस करी। आर्टिकल 32 हमें यह पावर देता है कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को तोड़े तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर जस्टिस पा सकते हैं। यह एक सुरक्षा कवच है जो हमारे अधिकारों को जीवित और सुरक्षित रखता है। यहाँ पर एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रीट्स होती है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है या फिर हाई कोर्ट में भी की जा सकती है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट्स जारी करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए रीट मिलती है। हाई कोर्ट आर्टिकल जो 226 है, आर्टिकल 226, उसके तहत रीट जारी करता है और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों की रक्षा के लिए रीट मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर। यानी रीट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहती है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है और कई बार लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं क्योंकि वह ज्यादा एक्सेसिबल होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने बहुत ध्यान से लेक्चर देखा होगा। अब बारी है फ्रेंड्स इस टॉपिक से कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो कुछ PYQ क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट जो अभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है? तो क्लियर दिख रहा है हमको, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार जो है कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ए आंसर। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार है? स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 30 जो है माइनॉरिटीज को यह अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज और अन्य जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको स्थापित और संचालित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य वही है कि उनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना। आर्टिकल 30। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है? अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और डिटेंशन, निरोध से सुरक्षा देता है। अरेस्ट होने पर व्यक्ति को यह बताना जरूरी है कि उसे क्यों पकड़ा गया है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है और हैबियस कॉर्पस जैसे रीट्स भी इसी सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। तो आर्टिकल 22 बी आंसर। नेक्स्ट आता है, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर अलग अलग रीट दे रखी है हमको, अभी हमने डिस्कस भी किया था। कौन सी रीट? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो कोर्ट आदेश देगा कि उसे तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, पर्सनल लिबर्टी, उसकी रक्षा के लिए सबसे अहम रीट है। यहाँ पर ए आंसर। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लीन एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है, राइट टू लाइफ का हिस्सा है? किस केस में कहा था? MC मेहता बनाम भारत संघ 1986। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार भी इसमें शामिल होता है। इसी केस से भारत में पर्यावरण कानूनों को मजबूत आधार मिला है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। सी आंसर। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार
यह फैसला सुनाया कि आरक्षण रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, हमने डिस्कस किया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 केस, जिसे मंडल आयोग केस भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा भी इसी केस में दी थी। नेक्स्ट आता है, कौन से केस ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? किस केस ने? केस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का अभिन्न हिस्सा है, यानी सरकार या कोई भी संस्था आपकी निजी जानकारी में बिना कारण दखल नहीं कर सकती। यहाँ पर सी आंसर। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के रूप में जोड़ा गया? किस संशोधन के तहत? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर 86th अमेंडमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये कुछ PYQ हमने सॉल्व करे। मैंने इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस AK47 सीरीज़ को लेकर मैंने एक पैकेज बना रखा है। उस पैकेज को आप ले लीजिए। उसमें इस वीडियो का आपको डिटेल PDF भी मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, हर टॉपिक के जो मैं क्वेश्चंस निकालूंगा वो आपको यहाँ पर टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो AK47 सीरीज़ के इस पैकेज को आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसको ले पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस सीरीज़ के सारे PDF एंड सारे मॉक टेस्ट आपको इसी पैकेज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यह इस सीरीज़ का पहला वीडियो था। ऐसे ही पावरफुल 47 जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। एंड 100% फ्रेंड्स GS के अंदर मैं आपका एक ऐसा बेस बना दूंगा कि GS एग्जाम सिलेक्शन के बीच में आपकी रुकावट नहीं बनेगा। तो बने रहिएगा इस सीरीज में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।